बच्चों आप दो लेसन पढ़ चुके हैं। पहला लेसन था फ्रांसीसी क्रांति और दूसरे लेसन का नाम था यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। और अब आपको तीसरा लेसन पढ़ना है। तीसरे लेसन का नाम है, ये देखिए आपको दिखा रही हूँ मैं, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। यानी आपका जो तीसरा चैप्टर है वो चैप्टर है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। बच्चों हम इसमें हिटलर के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा चैप्टर हिटलर के कैरेक्टर, उसके चरित्र, उसके कार्यों के बारे में मतलब बताया गया है। और बच्चों आप मुझे लग रहा है कि जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे होंगे वो हिटलर के बारे में कहीं ना कहीं ज़रूर उनको मतलब कोई ऐसा नहीं होगा जो हिटलर को नहीं जानता होगा, क्योंकि हिटलर के कार्य, क्रूरतापूर्वक कार्य ऐसे उसने मतलब अपने इतिहास में उसके होलोकॉस्ट यानी जर्मनी में जो होलोकॉस्ट किया था, जो सर्वनाश किया था यहूदियों का, वहाँ के जो जर्मन नस्ल के अलावा जो लोग जर्मनी में रहते थे उनके खिलाफ इतना बड़ा अत्याचार किया, इतने लोगों को मरवा दिया था कि जिसके कारण वो इतिहास में आज भी जाना जाता है। आज क्या मतलब जब तक दुनिया रहेगी तब तक उसको हिटलर को जाना जाएगा। और क्या नाम है कि जो हिटलर का कैरेक्टर था उसके जैसा ना आज तक, यानी हिटलर के जैसा आज तक ना कोई हुआ और मुझे लग रहा ना आगे कोई होगा। बहुत डिक्टेटर हुए, बहुत तानाशाह हुए, लेकिन हिटलर जैसा कोई मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं होगा। बच्चों ये हिटलर, ये जो आपको फिगर दिख रहा होगा ये हिटलर का है, हिटलर के का फिगर है ये, यानी हिटलर बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। ये देखिए उस समय का है, लिखा हुआ यहाँ कि चित्र 1 हिटलर मध्य, और ये लिखा हुआ है ग्योबल्स बाएं, सरकारी बैठक के बाद बाहर निकलती, यानी ये उसका उस समय का फ़ोटो लिया गया है जब वो मीटिंग करके बाहर आ रहा था। मतलब आपको कहीं ना कहीं ऐसा फिगर ज़रूर दिखता होगा तो आप पहचान जाएंगे कि ये हिटलर था। तो हिटलर का मतलब कभी कभी आप लोग जैसे बातों बातों में नहीं कहते कि ये तो तुम तो हिटलर जैसा काम कर रहे हो, तो काम कर रहे हैं लेकिन वो व्यक्ति कभी हिटलर नहीं होगा, क्योंकि हिटलर के अत्याचार ऐसे थे कि वो केवल अपनी आदेशों को, अपनी बातों को ही लोगों पे थोपता था। यानी तानाशाह का यही काम होता है कि वो बस अपने आदेशों को लागू करवाता है, वो ना किसी जनता की, ना वो मतलब अपने दोस्तों तक की नहीं सुनता था। इतना मतलब वो तानाशाह टाइप का था, उसे तानाशाह ही कहते हैं। तो बच्चों जो ये चैप्टर है ना, ये चैप्टर की शुरुआत तो एक कहानी से हुई है और वो कहानी से ही हम पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे कि वो कहानी क्यों है। और समझिए ये आपका इंट्रोडक्शन ही है कि कहानी के माध्यम से मैं आपको चैप्टर समझाऊंगी। पहले ये कहानी समझते हैं, फिर मैं आपको एडोल्फ हिटलर, यानी जो उसका नाम, पूरा नाम था हिटलर का, एडोल्फ हिटलर था, उसे शॉर्ट में मतलब हम लोग सब लोग हिटलर हिटलर कहते थे। और जो नाज़ीवाद है यानी हिटलर की पार्टी थी, पार्टी का नाम उसने नाज़ीवाद, और जो पार्टी को मानता था यानी उस हिटलर के जो समर्थक थे उसको नाजी कहा जाता था, नाज़ी कहा जाता था। तो बच्चों मैं शुरू कर रही हूँ, आप सुनिए। 1945 के बसंत में हेलमुट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का बिस्तर पे लेटे लेटे कुछ सोच रहा था। यानी एक हेलमुट नामक लड़का, जैसे आप लोग हैं वैसे ही 11 वर्ष का एक लड़का था, वो बिस्तर पे लेटे लेटे कुछ सोच रहा था। तभी उसे अपने माता पिता की दबी दबी सी आवाज़ें सुनाई दे रही, जैसे आप रात में सोएं और आपके आसपास कोई बात कर रहा तो आप ध्यान लगा, वैसे हेलमुट हेलमुट कान लगाकर उनकी बात सुनने की कोशिश करने लगा। वे गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। हेलमुट के पिता एक जाने माने चिकित्सक थे, यानी उसके माँ बाप कोई बात पे बहस कर रहे थे और बहुत गंभीर बहस कर रहे थे। और उसके माता पिता जो थे, हेलमुट का जो पिता था वो एक डॉक्टर था। उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्हें अपना भविष्य, यानी उन्हें लग रहा था कि जो हमारा फ्यूचर है वो सुरक्षित नहीं है। तो वे घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे कि अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था। अगले दिन वह हेलमुट को लेकर बाग में घूमने गए। वह आखिरी मौका था जब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए और खूब सारा वक्त खेलने कूदने में बिताया। कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में, यानी जो हेलमुट के पिता थे वो अपने ऑफिस में जाकर अपने को खुद को गोली मार लेते हैं। बच्चों हेलमुट की यादों में वह क्षण अभी भी जिंदा है। यानी जो हेलमुट है वो अब काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन उसे याद है कि उसके पिता की खून में सनी वर्दी, यानी जो उसके पिता ने वर्दी पहनी थी वो पूरे खून से लथपथ थी। उसी के घर में अलाव में, यानी चोरी से जला दिया जाता है कि किसी को पता न चले। हेलमुट ने जो कुछ सुना था और जो कुछ हुआ उससे उसके दिलो दिमाग, यानी उसके माइंड पर इतना गहरा सदमा पहुंचा कि अगले 9 साल तक वह घर में एक निवाला यानी एक कौर भी नहीं खा पाया।
उसे यही डर सताता था बच्चों, उसे ये डर लग रहा था क्योंकि उसने अपने माँ बाप को बात करते सुन लिया था कि कहीं मतलब हमें पूरे परिवार को ख़त्म कर देना चाहिए। तो बच्चा डर रहा था कि कहीं उसकी माँ खाने में उसे जहर ना दे दे। ठीक है बच्चों, तो ये एक बच्चे की कहानी थी। और अभी आगे आप सुनिए। हेलमुट को शायद समझ में नहीं आया हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसके पिता नाज़ी थे, यानी जो हेलमुट का पिता था वो नाज़ी था और वो एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। यानी जो उसके पिता थे डॉक्टर, वो हिटलर के कट्टर समर्थक थे। आप में से कई बच्चे नाज़ियों और नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। मैंने नहीं बताया आपको कि आप कहीं ना कहीं हिटलर के बारे में ज़रूर सुने होंगे। आपको शायद यह पता होगा कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था। यानी जो हिटलर था बच्चों, वो सोचता था कि मैं जर्मनी को पूरे दुनिया का पावरफुल कंट्री बनाऊंगा। ठीक है, और पूरे यूरोप, मैंने जो आपसे यूरोप का मैप नहीं बनवाया था कि फर्स्ट डे आप लोग यूरोप का मैप बनाइए और राजधानी, देश की राजधानी को आपको लोकेट करना था, तो वही यूरोप के बारे में। और ये जो जर्मनी है वो यूरोप का ही एक देश है। और वो चाहता था कि हम वो जो यूरोप के आसपास मतलब यूरोप महाद्वीप में जितने देश हैं वो पूरी अपनी मोनोपोली कायम करना चाहता था, पूरे देश को जीतना चाहता था। और उस क्या किया उसने, आपने यह भी सुना होगा कि उसने यहूदियों को मरवाया था। बच्चों, जर्मनी में जितने भी यहूदी थे उनका उसने जो हिटलर था कत्लेआम कराया। आगे आप लोग पढ़ेंगे कि क्यों यहूदियों को मरवाया था, मैं आपको अभी बताऊंगी। पहले मैं इंट्रोडक्शन देख लीजिए। लेकिन नासीवाद सिर्फ इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है, यह दुनिया और राजनीति के बारे में संपूर्ण व्यवस्था विचारों की एक पूरी संरचना का नाम है। आइए हम समझने की कोशिश करें कि नासीवाद का मतलब क्या था। इस सिलसिले में सबसे पहले हम देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी, वो किस चीज़ से डरे हुए थे। बच्चों, आप देखेंगे कि हेलमुट का जो पिता था वो क्यों और बच्चों, खुद हिटलर ने लास्ट में अपने आप को मतलब अपनी गोली से यानी अपनी ही बंदूक से मार के खुद को आत्महत्या कर लेता है। उसे वह हम जानते हैं कि जो पूरे विश्व को जीत रहा था वो क्यों आत्महत्या कर लेता। खुद हिटलर अपनी बंदूक से अपने आप को मार के मर जाता है। मई 1945 की बात है, यानी 1945 की बात है, जब जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों यानी अलायंस के सामने समर्पण कर दिया था। बच्चों, आपको पता होगा कि विश्व में 2 वर्ल्ड वार हुई है। वर्ल्ड वॉर यानी जो हमारा विश्व है वो 2 विश्व युद्ध लड़ा है। मतलब जब विश्व युद्ध का मतलब है जो हमारा विश्व है, लगभग 200 से ऊपर देश हैं, उसमें से जो देश थे, कुछ जो इम्पोर्टेंट देश थे, बहुत महत्वपूर्ण जो विकसित देश थे, जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ये सारे। और फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 से 1918 तक लड़ी गई थी, वो बच्चों इतना मतलब कि उसमें जो ये देश थे जो लड़ रहे थे उसमें सारे महाद्वीप इंक्लूड हो गया था। जैसे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अमेरिका था और एशिया महाद्वीप था। एशिया महाद्वीप से जैसे कि अंग्रेज हम पे शासन कर रहे थे, वो हमारे सैनिकों को ले जा करके उसके जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे। और एशिया महाद्वीप के सारे जहाँ जहाँ उनकी कॉलोनी थी वो सभी सैनिकों को ले गए थे उसके खिलाफ लड़ने के लिए। तो एशिया महाद्वीप के देश शामिल हो गए, अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश शामिल हो गए, अफ्रीका तक के देश शामिल हो गए थे, और यूरोप के तो बहुत सारी कंट्री थी जो आपस में लड़ रही थी। बच्चों, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी 1914 से लेकर 1918 तक, समझिए लगभग 4 वर्ष तक ये युद्ध लड़ा जाता है। और जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी 1939 से 1945 तक चला था ये विश्व युद्ध। और बच्चों 1945 में वह युद्ध जब समाप्त होता है, जब जापान पे परमाणु बम गिरा दिया जाता है और पूरे हाहाकार मच जाता है और पूरी विश्व की मीडिया यानी विश्व के जो मानवाधिकार कार्यकर्ता थे वो अमेरिका का बहुत मतलब वो खुला विरोध, यानी सब लोग उसको कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब जापान आत्मसमर्पण करना चाहता, बच्चों जापान आत्मसमर्पण करना चाहता था, उस समय अमेरिका क्या करता है कि जापान पे परमाणु बम गिरा देता है। और आप लोगों को याद होगा कि इतने पता नहीं लाखों लोग मारे गए थे जापान के। और आज भी वहाँ पे इसका प्रकोप दिखता है कि जो वहाँ के बच्चे पैदा होते हैं वो आज भी मतलब उसका इफेक्ट है कि वहाँ विकलांगता का यानी डिसेबिलिटी के शिकार हो जाते हैं। तो बच्चों वही दो वर्ल्ड वार की बात हो रही है। और जो सेकेंड वर्ल्ड वार थी वो 1945 में समाप्त होती है और जर्मनी को उनके सामने आत्मसमर्पण करना पड़ता है। अलायंस ग्रुप मतलब जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारे लोग शामिल रहते हैं। देखिए इसमें देखिए लिखा है कि ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको,
ये लिखा है ना नए शब्द, इसमें लिखा है मित्र राष्ट्र यानी अलायंस। मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व शुरू में ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में था, लेकिन 1941 में सोवियत संघ और अमेरिका भी इस गठबंधन में शामिल हो गए। उन्होंने धुरी शक्तियों यानी जो अपोजिट ग्रुप जो था जिसमें जर्मनी शामिल था उसे धुरी ग्रुप कहा जाता था। इस धुरी ग्रुप में कौन कौन से लोग शामिल थे? जर्मनी, इटली और जापान का मिलकर सामना किया। यानी दो ग्रुप था, एक ग्रुप में जो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस था, और सेकंड ग्रुप जो था धुरी शक्तियों का, उसमें जर्मनी, इटली और जापान मिलकर सामना कर रहे थे। ठीक है, तो ये उसी समय की बात हो रही है जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रही थी, उस समय की बात हो रही है। मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने, यानी जब सेकेंड वर्ल्ड वार जापान आत्मसमर्पण कर देता है तो इसलिए ये इस ग्रुप की हार हो जाती है और इन्हें समर्पण करना पड़ता है। समर्पण का मतलब कि हम हार स्वीकार करते हैं। अब उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है, हिटलर को अंदाज़ा हो चुका था कि यानी जब हम हार जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि उसने वहाँ की जनता यानी जर्मनी में जो यहूदी रहते थे, जिप्सी रहते थे, उनके साथ इतना अत्याचार किया था कि अब वो लग रहा था कि अब मेरे साथ क्या होगा। इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गोयबल्स ने बर्लिन में एक बंकर में पूरे परिवार के साथ, बच्चों अपने पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरम्बर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाज़ी युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया था। युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार और खास तौर पर यानी जब युद्ध समाप्त हो गया तो वहाँ एक अदालत, सैनिक अदालत स्थापित की गई और उस अदालत में जो नाज़ी थे युद्धबंदी, इनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। लेकिन इंसानियत के खिलाफ जो अपराध की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए और उसके कृत्यों की दुनिया भर में निंदा की गई। बच्चों, उन्हें तो जो सज़ा मिली वो कम थी जितना अत्याचार हिटलर ने जनता पे किया था, वहाँ के जो जर्मन नस्ल के नहीं थे। लेकिन उनको जो सज़ा मिली, जो युद्धबंदी थे, हिटलर तो खुद अपने आप अपने परिवार को लेके आत्महत्या कर लेता है, लेकिन जो और लोग नाज़ी बचे रहते हैं उनको बस सज़ा तो होती है, उम्र कैद की सज़ा, कुछ को फांसी की सज़ा, लेकिन जो वो अत्याचार किया रहता है उससे वो बहुत कम था। बच्चों ये देखिए कि जब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दूसरे विश्व युद्ध के साय में जर्मनी ने जन नरसंहार शुरू कर दिया। यानी सेकेंड वर्ल्ड वार जब लड़ी जा रही थी तो जर्मनी ने अपने यहाँ जन संहार शुरू, यानी लोगों को मारना, बिल्कुल उनको ख़त्म करना शुरू कर दिया। जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। यानी जो कुछ खास नस्ल, यानी नस्ल रेस, यानी एक जो प्रजाति होती है, जैसे हमारे यहाँ भी अलग अलग नस्ल के लोग हैं, तो ऐसे हमारे यानी जैसे पूरे विश्व में जैसे अलग अलग नस्ल के लोग होते हैं, तो हमारे यहाँ तो जैसे इंडियन है ऐसे माना जाता है। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी, यानी जो जर्मनी में मारे गए थे लोग, जर्मनी के आसपास के क्षेत्रों में भी वो ऐसे मार रहा था जैसे पोलैंड में रहने वाले लोगों को। 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। ठीक है बच्चों, यानी ये 60 लाख यहूदियों को मारता है, 2 लाख जिप्सी को मारता है और सोचिए 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित के 70,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले गए। सोचिए, मतलब गिनती नहीं है कितने लोगों को मारा था। इनके अलावा न जाने कितने राजनीतिक विरोधियों को मौत की नींद सुला दिया गया। यानी जो उनके राजनीति विरोधी, यानी जो पॉलिटिशियन थे जो उनका विरोध करते थे, उनको मार दिया गया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑसविट्स जैसे कत्ल खाने बनाए गए। ऑसविट्स बच्चों, ये ऑसविट्स, ये जो पोलैंड में एक वो बनाया गया था, एक बहुत बड़ा, जैसे जिसमें बैरक थी, जिसमें सैनिक रहते थे, लेकिन हिटलर ने उसको एक कत्ल खाने के रूप में बना दिया। यानी जिसमें जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ मौत के, यानी उसमें एक ऐसी जहरीली गैस रखी जाती थी, मतलब पूरा एक समझिए घर था, बड़ा सा हॉल था जिसमें सैनिक रहा करते थे। उसने क्या किया, उसमें मरवाने के लिए जो और नस्ल के लोग थे उसमें क्या किया कि जहरीली गैस रखता था और जैसे उसमें लोगों को भेजा जाता था उसमें उनकी दम घुटने से मौत हो जाती थी। एक साथ न्यूरम्बर्ग अदालत ने 11 मुख्य नाज़ियों को मौत की सज़ा दी। यानी जो सज़ा उनको दी जाती है वो बहुत कम होती है।
और जितना कत्लेआम हिटलर ने करवाया था, तो इसी के बारे में ये बताया जा रहा है। बच्चों देखिए, ये हिटलर शुरू में ये जो मरवा रहा है सबको, ये मरवाने का उसका अचानक से क्यों ऐसे हिटलर चेंज हो गया, उसका कैरेक्टर चेंज हो गया। शुरू में हिटलर ऐसा नहीं था बच्चों। हिटलर बहुत ही मतलब अच्छे स्वभाव का था और वो पादरी बनना चाहता था। जो चर्च होते हैं, चर्च में जो पादरी होते हैं, धर्मगुरु होते हैं, वो ऐसा था कि मैं, उसका मतलब था बचपन में कि मैं पादरी बनूंगा। बच्चों ये जो हिटलर है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि असल में ये हिटलर के व्यक्तित्व में ऐसे अचानक परिवर्तन क्यों आता है। असल में मित्र राष्ट्र यानी जो अलायंस ग्रुप थी, मैंने जिसमें बताया अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस रहते हैं, इन्होंने पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं तो जैसे जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी उसमें वर्साई की संधि होती है। 1919 में एक संधि होती है जिसे वर्साई की संधि कहते हैं। मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ। जो वर्साई की संधि होती है उसमें क्या किया जाता है कि जर्मनी पर इतना अपमानजनक एक संधि, एक उस पर थोप देते हैं। जो ये संधि होती है इतनी अपमानजनक होती है कि उन देशों को लगता है कि जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई है ये जर्मनी के कारण ही हुई है। यानी उस समय साम्राज्यवाद इतने व्यापक स्तर पे था यूरोप में कि लोग एक दूसरे पे, जो देश थे वहाँ के यूरोप के, वो अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये कोई देश है, मान लीजिए ये कोई छोटे छोटे देश हैं, ये छोटे छोटे देश हैं, इसमें से कोई ताकतवर देश है, मान लीजिए ये सारे ही देश मान लीजिए बहुत ताकतवर हैं, तो ये क्या करते थे कि एक दूसरे पे आक्रमण करना। और जो ये आक्रमण करके क्या करते थे कि अपना पूरा ये साम्राज्य बड़ा करना चाहते थे। तो जर्मनी जो था उस समय बहुत पावरफुल था। वो क्या करता, मतलब वो सोच रहा था, मैंने बताया ना कि वो पूरे यूरोप पे अपना कब्जा करना चाहता था पूरे। तो क्या करता है कि पूरे इन सब पे मतलब आक्रमण करना शुरू कर देता है और आक्रमण मतलब करते रहते हैं एक दूसरे पे। और इस कारण इन्हें लगता है कि जो उनका अलायंस ग्रुप रहता है उन्हें लगता है कि जर्मनी के कारण ही फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई है। इसलिए जो युद्ध में जितनी भी क्षति हुई है, जो धन की, मानव की, उसका हर्जाना जर्मनी से लिया जाएगा। 1919 की वर्साई की संधि होती है और उसमें जो अलायंस ग्रुप रहता है इस पे पूरा हर्जाना थोप देता है। इसमें देखिए कि अब उसका जो, जहाँ से उसके औद्योगिक प्रदेश रहते हैं उस पर क्या करते हैं कि ये लोग कब्जा कर लेते हैं। जितने भी उसके कोयला भंडार आदि जितने भी क्षेत्र रहते हैं, महत्वपूर्ण क्षेत्र, और उस पर मतलब पैसे देने का भी हर्जाना, मतलब उसको कहा जाता है कि पैसे के रूप में भी तुम हर्जाना भरोगे। अब जर्मनी के लोग क्या करते हैं, मतलब अब कोई देश तो हार गया और उसके बाद उसने युद्ध भी किया, युद्ध में उसकी भी क्षति होती है, उसके पास पैसे रहते नहीं हैं। और उसके बाद जब ये हर्जाना इतना ज़्यादा लगाया जाता है, वहाँ के लोग परेशान हो जाते हैं। वहाँ भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी इतने व्यापक स्तर पे शुरू हो जाती है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। और ऐसे स्थिति में लोग बहुत ही, जो वहाँ के लोग थे, अन्य देशों से बहुत नाराज़ थे जिन्होंने उन पे वर्साई की संधि थोपी थी, जिस संधि के तहत उसको हर्जाना भरना था। तो उस समय हिटलर का उदय होता है। यानी उन्हें ऐसे व्यक्ति की तलाश होती है कि जो उनके बारे में सोचे, उनके लिए कुछ अच्छा करे, कुछ जर्मनी के लिए अच्छा हो। तो वो लोग इतना परेशान थे उस समय। हिटलर को भी, मतलब ये जो हिटलर था, जब ये युद्ध हो रहा था तो उस समय वो सेना के रूप में, उसमें जर्मन सेना में सैनिक के रूप में काम कर रहा था और वो जर्मन सेना को जिताने के लिए भी बहुत अच्छा काम किया, उसे बहुत मेडल भी मिला था। लेकिन फिर भी जर्मनी की सेना हार जाती है। तो उसको मतलब ये सोच करके उसको भी बहुत बुरा लग रहा था कि हमारे देश के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं अपने देश का बदला जरूर लूँगा, वो सोच रहा था हिटलर। इसलिए धीरे धीरे वो अपना प्रयास शुरू करता है बच्चों। और प्रयास शुरू करने के लिए मतलब वो ऐसी स्पीच देता है लोगों के बीच, और उसकी स्पीच इतनी मतलब कि मोटिवेशनल होती थी कि बहुत सारे लोग जुट जाते थे उसकी स्पीच को सुनने के लिए। तो जब, और उन्हें लगता था कि हिटलर के रूप में उन्हें जर्मनी का उद्धारक दिख रहा था कि हिटलर ही हमारे जर्मनी का उद्धार कर सकता है। लोग उसे सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं बच्चों। जब सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं
तो उसे लगता है कि अब वो क्या करता है, जो वहाँ पे सरकार थी, गणतंत्री सरकार थी, यानी जो जनता के द्वारा चुनी जाती थी, वो उसे तख्ता पलट करने की कोशिश करता है। और एक मतलब वो सफल भी हो जाता है बच्चों, क्योंकि लोग उसका सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं कि ये लग रहा है कि हमारे लोगों का उद्धार करेगा, हमें रोजगार देगा। और जाहिर सी बात है, जब हम ऐसी स्थिति से गुजर रहे हों और कोई हमें आशा की किरण दिखाता है, तो हमें लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति जरूर हमारे लिए कुछ काम करेगा, और लोग उसका सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि जब वो जर्मनी का चांसलर, यानी उसका चांसलर बन जाता है 1933 में, वो जर्मनी का चांसलर बन जाता है। और चांसलर बनने के बाद उसके एक साल बाद ही वहाँ के प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है तो वो प्रधानमंत्री का पद भी वो कर लेता है, इंक्लूड कर लेता है, यानी दोनों पद पे उसका अधिकार हो जाता है। और जैसे ही अधिकार होता है, वो पूरा डिक्टेटरशिप, यानी उसका तानाशाह बन जाता है। यानी पूरे, अभी तो वो व्यक्ति ऐसा था और अचानक ही लोगों को क्या पता था कि ये तानाशाह बन जाएगा। और तानाशाह बनते ही पूरे मतलब कि वो जर्मनी का बदला लेना, यहाँ वहाँ के नागरिकों पे अपना अधिकार जमाना, अपने आदेशों को थोपना, तो इस तरह से करना शुरू कर देता है। और बच्चों, वो यहूदियों को क्यों मारता है? जैसे कि जब वो जैसा ही बनता है, उसे लगता है कि जो जर्मनी की हाल हुई है वो यहूदियों की वजह से हुई है। जो जर्मनी में यहूदी रहते थे, उसे लगता था कि जो आज जर्मनी को ये झेलना पड़ रहा है वो यहूदियों के वजह से हुआ है। और इस कारण बच्चों, वो पहला काम यही करता है, जो जर्मनी यहूदी बहुत बड़ी संख्या में, मतलब जो जर्मनी में उनकी संख्या थी बहुत कम थी, लेकिन जो वहाँ के व्यापार, व्यवसाय, राजनीति में वो लोग अग्रणी थे। यानी वो पूरा अधिकतर जो जर्मनी था, इन्हीं का समझ लीजिए कब्जा था, या फिर उनको उनके पावर थी यहूदियों की। और ये इन्हें लगता था कि ये शोषण करते हैं जर्मनी के लोगों का। हिटलर को लगता था कि ये यहूदी जर्मनी के लोगों का शोषण करते हैं। और बच्चों, सबसे बड़ी बात, इन्हें लगता था जो ईसाई धर्म के निर्माता हैं, जैसे कि ईसा मसीह, तो हिटलर को लगता था, वहाँ के लोगों को लगता था कि यहूदियों को, जो ईसाई गुरु हैं, ईसाइयों के मतलब संस्थापक थे ईसा मसीह, उनको इन्हीं यहूदियों ने ही मारा है। और इसी कारण वो हिटलर जो था यहूदियों से बहुत चिढ़ता था। शुरू में तो उनको, मतलब उनसे बिल्कुल अलग उनकी एक बस्ती बसाने लगा, वहाँ पे आने जाने का प्रतिबंध था। उनको बच्चों, उनको पहचानने के लिए एक नंबर दिया जाने लगा उनके हाथों पे, जो ये ब्लैक कलर से नहीं वो निशान बना देते हैं बिल्कुल, जो कभी ख़त्म नहीं होता है, तो उनको पूरा एक नंबर दिया जाने लगा, निशान बनाया जाने लगा, जिससे वो पहचान जाते थे कि ये यहूदी हैं। उसके बाद बच्चों, उसने फिर उनको जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गई, सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होने का यही कारण था, जो वर्साई की संधि थोपी गई थी, उसका वो बदला लेना चाहता था। और उसने क्या किया, मतलब पूरी जब जनता बहुत परेशान हो गई, तो वो क्या करता है, सेकेंड वर्ल्ड वार, यानी जो 1939 में जर्मनी पोलैंड पे आक्रमण कर देता है, और जो पोलैंड के सहायक देश होते हैं, यानी जो उसकी सहायता का वादा किए रहते हैं, वो सब जर्मनी पे, यानी फिर पूरा विश्व दो ग्रुप में बट जाता है, युद्ध होना शुरू हो जाता है। जो 1945, सोचे कितना लंबा युद्ध चल रहा है, इसमें बहुत सारे जो निर्दोष जनता मारी जाती है। तो यही कारण था हिटलर का, मतलब कि जो उसने सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू कर दी, कि जो उस पे जर्मनी पे इतना अपमानजनक संधि थोपी गई थी। तो बच्चों, यही कारण था कि जो यहूदियों को वो भगाना चाहता था अपने देश से। और उन्हें लगता था कि, और जो ये यहूदी हैं, ये जर्मनी की सुरक्षा और सेना की कोई मदद नहीं की। ये जो यहूदी लोग हैं, ये जर्मनी की कोई मदद नहीं करते थे, इसलिए वो यहूदियों को जर्मनी से भगाना चाहता था। और जब भगा नहीं पाता, तो फिर उन्हें लाखों की संख्या में मारना शुरू कर दिया। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जो उस समय का ये फिगर है, जब रूस ने जर्मनी पर आक्रमण किया, और वो जर्मनी को रूस जो अलायंस ग्रुप का था, जब वो पहुंचता है वहाँ पे जर्मनी पे आक्रमण करके, जब जर्मनी आत्मसमर्पण करता है, तो उस समय का चित्र लोगों जो बच गए थे, जिन्हें यातना वो देता था, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कैसा भयावह दृश्य है, जिसकी मतलब पिक आप लोग देखेंगे। ये देखिए, अभी दिखा रही हूँ मैं, आ रहा है। जो मारे गए लोगों के कपड़े थे, यानी जब वो जहरीले चैम्बर में भेजे जाते थे, तो पहले उनके कपड़े निकलवाए जाते थे, उनके जूते निकलवाए जाते थे। फिर उसको, ये देखिए, ये जो दिख रहा है, यहूदियों को गैस चैम्बर तक ले जाने वाली एक माल वाहक, यानी यहूदियों को खुद पता ही नहीं चलने दिया जाता था कि उन्हें मारने के लिए ले जाया जाता था। मतलब वो बिल्कुल नहीं जान पाते थे। और जब उन्हें ले जा करके जो गैस चैम्बर होता था, ये देखिए,
ये 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 है, देखिए ये कपड़े निकलवा के, जो उनके कपड़े, कितने कपड़े गजे पड़े हैं। अगर आप लोगों के पास बुक होगी तो आप अपनी बुक को ज़रूर देखिएगा। गैस चैम्बर के बाहर कपड़ों के ढेर, यानी ये इतने सारे कपड़े हैं जो आपको दिख रहा होगा, जो यहूदियों को मारा गया था। ये मतलब इतने गजे हैं, कपड़े गजे हैं, पूरा तरीके से एक ढेर लगा हुआ है। उनको बेचारे, जब वो चार दीवारी इतनी ऊंची ऊंची थी कि उसमें ले जा कर के उनको मारा जाता था। मारने के बाद बच्चों जब वो मरते थे तो उस चार दीवारी को चीर करके भी उनकी आवाज़ बाहर आती थी, वो चिल्लाते थे, लेकिन मतलब कि उनको कोई बचाने वाला नहीं था। और बच्चों, अगर कोई गैस चैम्बर से बच भी जाता था, वो भागने की कोशिश करता था। ये फिगर दिख रहा होगा, एक व्यक्ति गिरा हुआ है, मतलब ये करंट दौड़ती थी उस जो यातना गृह था जहाँ पे वो मारता था, उसके चारों तरफ वो करंट लगा रखा था। अगर कोई बच के भागने की भी कोशिश करता था तो ये करंट में फंस करके वो लोग मर जाते थे। और बच्चों, ये देखिए, ये यातना गृह है, यानी ये कितने लंबे लंबे, मतलब कितने लोगों को मारने के लिए ये घर बनाया गया था जिसमें वो मारता था सबको। और बच्चों ये देखिए, ये कितने सारे जूते, यानी जो यहूदियों को मारा था, अंतिम समाधान से पहले कैदियों से छीने जूते जो छीने जाते थे, उनके कपड़े छीने जाते थे। वो देखिए कितना भयावह दृश्य। यानी हिटलर के बारे में आप लोगों ने देखा कि उसने कैसे कैसे जनता पे अत्याचार किए, और आज तक उसके जैसा कोई व्यक्ति नहीं, कोई तानाशाह नहीं हुआ। और बच्चों, हम ये कामना भी करेंगे कि किसी को ऐसा हिटलर के जैसा नहीं बनना चाहिए। हम सभी मानवता के लिए अच्छा काम करेंगे, अच्छे व्यक्ति बनेंगे, अच्छे चरित्रवान बनेंगे। ठीक है बच्चों, मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, अलायंस ग्रुप में, और ये जो धुरी राष्ट्र थे, किन दो ग्रुपों के बीच में हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार कितने वर्ष तक चला, ये सब चीज़ें आपको नोट करना चाहिए। और हिटलर का पूरा नाम क्या था, हिटलर का संबंध किस देश से है, नाज़ीवाद के, यानी जो हिटलर ने पार्टी बनाई थी उसे नाज़ीवाद, और जो उस पार्टी को मानते थे उन्हें नाजी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। ठीक है, ओके, थैंक्स।